हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, चैनल पर हमने एक पातंजलि योग सूत्र की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें कि अभी तक मैं आप लोगों को 4 पार्ट यहां पर दे चुका हूं, जिसके अंतर्गत हमने पातंजलि योग सूत्र का परिचय जाना है। साथ ही साथ हमने महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय हमने जाना है। योग की परिभाषा दूसरे पार्ट में हमने जाना था, योग की क्या परिभाषा है, पातंजलि योग सूत्र या फिर अन्य विद्वानों के द्वारा योग की क्या परिभाषा दी गई है, उसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। यहाँ तक कि तीसरे पार्ट में हमने चित्त के बारे में जाना था। चित्त क्या है, चित्त का अर्थ क्या है, चित्त की क्या परिभाषा है, चित्त की कितनी वृत्तियाँ होती हैं इत्यादि हमने 3 पार्ट तक वहाँ पर कवर किया था। और इतना ही नहीं, चौथे पार्ट में हमने अभ्यास एवं वैराग्य के बारे में चर्चा की थी। वहाँ पर हमने देखा था कि अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों को किस प्रकार से उनका निरोध किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से उनका निरोध होता है। हमारा जो पूरा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से चैनल पर तैयार करके आप लोगों को दिया है। हो सकता है कि आपने उन वीडियोस को देखा हो, उन पार्ट को देखा हो, और आज हम यहाँ पर 5th पार्ट यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जो चित्त की जो भूमियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो आपने अभी तक अपना योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को योग संबंधी सभी प्रकार की वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। योग संबंधी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपका जो सिलेबस है, सभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर हल करके चैनल पर दिया है। आप एक बार चैनल पर आएंगे तो आप देखेंगे आपको कई सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आज हम यहाँ पर चित्त की भूमियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पूर्व जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर जो चित्त की जो भूमियाँ हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं, इनको मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा सकूं। बस सिर्फ आपको करना क्या है कि आप ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखते रहें। आप अगर जो ध्यानपूर्वक अगर जो इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं वो सबकी सब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। देखो, प्रथम तो आप यहाँ पर समझे चित्त की 5 भूमियाँ। अगर जो आप लोगों को कहीं पर भी एग्जाम में अगर जो भूमियों की जगह पर अगर जो अवस्थाएं अगर जो आती हैं, तो आप ध्यान रखें कि चित्त की 5 अवस्थाएं या फिर चित्त की 5 भूमियाँ एक ही हैं। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, या फिर आप जानते भी होंगे यूजीसी नेट का अगर जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को पातंजलि योग सूत्र से संबंधित जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमए या फिर डिप्लोमा का भी अगर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी अगर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर जो आप दे रहे हैं, कुछ भी अगर जो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इन सभी कॉन्सेप्टों को मैं अच्छे ढंग से आप लोगों के क्लियर करा सकूँ। तो यहाँ पर है चित्त की 5 भूमियाँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर जो अवस्थाएं भी यहाँ पर होती तो भी आप लोगों को यही पढ़ने हैं। अब चित्त की 5 भूमियाँ कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 है मूढ़ावस्था, दूसरी है क्षिप्तावस्था, तीसरी है विक्षिप्तावस्था, चौथी है एकाग्रतावस्था और 5वीं है निरुद्धावस्था, जिसको कि हम कहते भी हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। देखो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज होता है, कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर करते हैं कि जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं, अगर जो एग्जाम में पूछा होता है कि चित्त की 5 भूमियों के बारे में दर्शाएं या फिर व्याख्या करें, तो स्टूडेंट वहाँ पर जो चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, वो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वह क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, जो कि पातंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद का 6वां सूत्र है, जिसके अंतर्गत हमने 5 वृत्तियां पढ़ी थी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं वो अलग हैं और चित्त की 5 भूमियां अलग हैं। जो चित्त की 5 वृत्तियां हैं वो आप लोगों को पातंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद के 6वें सूत्र में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं, ये आपको पातंजलि योग सूत्र में पढ़ने को नहीं मिलता है। जो चित्त की जो भूमिकाएं हैं, इनको महर्षि व्यास जी ने अपने योग भाष्य में लिखा हुआ है, तो ये आपको समझना है। लेकिन फिर भी अगर जो आपको यूजीसी नेट में या फिर कहीं पर भी अगर जो आपको चित्त की वृत्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको चित्त की भूमियों के बारे में भी पढ़ना है। ये भी आप लोगों से हर जगह पूछा जाता है।
तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बता दिया है कि चित्त की 5 भूमियाँ कौन कौन सी हैं और चित्त की 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे ढंग से समझना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपका पहले ही चैनल पर क्लियर करा चुका हूँ, जिसको कि आपने शायद चैनल पर जाकर के देखा होगा, या फिर अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो 5 जो यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं या फिर जो 5 जो भूमिकाएं हैं, इनको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझ लेते हैं। वैसे तो अगर जो आप इनका सीक्वेंस अगर जो आप चैनल पर या फिर कहीं पर भी देखते हैं, या फिर अगर जो आप ग्रंथ में अगर जो देखते हैं, तो वहाँ पर प्रथम जो अवस्था आती है वह आती है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था है, फिर मूढ़ावस्था है, फिर विसिक्ता अवस्था है। लेकिन इनमें गुण विद्यमान होते हैं, त्रिगुण विद्यमान होते हैं। इस कारण से मैंने आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर थोड़ा चेंज यहाँ पर किया है। मूढ़ावस्था मैंने प्रथम यहाँ पर आपको दिया है। खैर, अगर जो आप लोग एग्जाम में इस प्रकार भी अगर जो देते हैं तो कोई भी आपका मिस्टेक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो तीनों जो गुण हैं, तीनों गुणों के रूप में हम यहाँ पर इसको जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं, इनको हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दे करके सुने। देखो, यहाँ पर जो प्रथम जो अवस्था है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चित्त की जो भूमिकाएं हैं या फिर जो अवस्थाएं हैं वह हैं 5, और गुण कितने हैं? गुण हैं 3। कौन कौन से? सत, रज और तम। और तीनों गुणों के अलग अलग कार्य हैं। अगर जो हम सतोगुण के कार्य कहें तो वह क्या है? प्रकाश, प्रकाशता सत्वगुण का धर्म है या फिर उसका गुण है। अगर जो हम रजोगुण को देखते हैं तो रजोगुण का तात्पर्य है क्रियाशीलता, अर्थात चंचलता इत्यादि, यह रजोगुण के अंतर्गत आता है। अगर जो हम तमोगुण के अंतर्गत देखते हैं तो इसके अंतर्गत आती है जड़ता, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तीनों गुणों के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। 3 गुण कौन कौन से हैं और तीनों गुणों की क्या क्या परिभाषाएं हैं, या फिर उनमें कौन कौन से गुण विद्यमान या फिर उनके कौन कौन से धर्म हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। अब हम इनको यहाँ पर इसके साथ में कंपैरिजन, इनके साथ में हम इनको यहाँ पर तैयार करते यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम है, जो प्रथम जो अवस्था थी वह थी मूढ़ावस्था, यानी कि जिसको कि हम मूढ़ भी कहते हैं। अब मूढ़ावस्था में जो गुण विद्यमान होता है वह होता है तमोगुण। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि हम यहाँ पर गुण के साथ में यहाँ पर इनका सीक्वेंस यहाँ पर तैयार करते जाएंगे। तो जो मूढ़ावस्था है, मूढ़ावस्था में कौन सा गुण विद्यमान है? तमोगुण। अब किसी का अगर जो तमोगुण अगर जो विद्यमान है, अर्थात कोई मूढ़ अगर जो व्यक्ति है, तो उसके क्या क्या धर्म हो सकते हैं या फिर वो किस कारण से उत्पन्न होता है। तो ये जो अवस्था है यह काम, क्रोध तथा मोह के कारण उत्पन्न होती है। ध्यान रखें, जो तमोगुण अर्थात जो मूढ़ावस्था है, इसमें तमोगुण विद्यमान होता है, जो कि काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना है कि अगर जो मूढ़ अवस्था अगर जो वाला कोई अगर जो व्यक्ति होगा तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वह होगा अज्ञान या फिर अधर्म या फिर राग द्वेष करने वाला होगा, अंधकार में पड़े रहने वाला होगा। और यहाँ तक कि जो मूढ़ अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं वह आत्महत्या इत्यादि भी करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं और स्वयं भी हानि, अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं। दूसरों को मार काट इत्यादि व्यवहार में हम जो कहते हैं वो करते हैं, और साथ ही साथ स्वयं को भी, अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर समझना है कि जो त्रिगुण हैं, जो तीनों गुण हैं, वो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मूढ़ जो व्यक्ति होता है उसमें रजोगुण और सतोगुण नहीं होता है। आप समझें, मैं यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर जो आपको कोई भी यहाँ पर डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, वहाँ पर आप अपना डाउट वहाँ पर दे सकते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तीनों गुण होते हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। लेकिन अब जो मूढ़ अवस्था वाला जो व्यक्ति होगा उसमें तमोगुण विद्यमान होता है, यानी कि उसका जो तमोगुण है वो बढ़ा हुआ होता है, और जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वह गौण अवस्था में होते हैं। अर्थात उसके अंदर या उसमें होते तो हैं, लेकिन कैसे होते हैं? दबे हुए होते हैं। तो ये आपने यहाँ पर जो मूढ़ावस्था है यह आपने यहाँ पर समझ लिया है। दूसरी जो अवस्था होती है वह आती है क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था दूसरी अवस्था है जिसमें कि रजोगुण प्रधान होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रजोगुण विद्यमान होता है। अब यहाँ पर भी आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि जो क्षिप्तावस्था वाले जो व्यक्ति होंगे उनमें तमोगुण और सतोगुण नहीं होता है, होता ही है, कहा भी जाता है। मैंने आपको काफी सारी वीडियोज में बताया भी है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसमें कि तीनों गुण होते हैं, वह प्रकृति है। और मनुष्य हो चाहे कोई भी, हम क्या है? प्रकृति के ही तो अंग हैं।
जो हमारा जो शरीर बना है ये किसके द्वारा बना है? प्रकृति के ही द्वारा तो बना है। तो इसमें तीनों गुण तो होंगे ही, लेकिन जो सुप्त अवस्था वाले जो व्यक्ति होंगे उनमें तमोगुण भी होता है, सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, लेकिन उनमें जो रजोगुण होता है वह प्रधान होता है और तमोगुण और सतोगुण कैसा होता है? गौण होता है। अब जो रजोगुण वाले जो व्यक्ति होंगे उनकी क्या अवस्था होती है ये भी आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रजोगुण प्रधान होता है, अन्य जो दो गुण होते हैं वह गौण होते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि या फिर उसका जो चित्त होता है वह काफ़ी चंचल होता है। चंचल व्यक्ति जो जिसके रजोगुण विद्यमान होता है वह चंचल प्रकृति का मनुष्य होता है। किसी भी बात का अगर जो निर्णय करता है तो उसमें काफ़ी समय लगाता है, या फिर उसको अगर जो आप कार्य उसको अगर जो दें, सुप्त अवस्था वाले अगर जो व्यक्ति को अगर जो आप कोई भी कार्य दें तो वह कर नहीं सकता है। देखो, हम कहते भी हैं ना कि इस बालक की या फिर इस व्यक्ति की जो बुद्धि है कैसी है? बंदर के समान है, या फिर इसका जो व्यवहार है कैसा है? बंदर के समान है। तो बंदर ये जो चीज है वह रजोगुण प्रधान होता है। आपने देखा, कभी भी बंदर को देखा या फिर छोटे बालक को देखा, क्या आप देख सकते हैं कि वो शांत से बैठ सके? नहीं बैठ सकता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें रजोगुण विद्यमान है, रजोगुण उसका प्रधान है। मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन आप ध्यान दें कि जितने भी राजनेता होते हैं वह रजोगुण प्रधान वाले होते हैं। आप ध्यान दें। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, सुप्तावस्था अर्थात रजोगुण, जिनमें के रजोगुण विद्यमान होता है, इसके क्या क्या कार्य है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तीसरी जो अवस्था आती है वह आती है विक्षिप्तावस्था। ध्यान दें, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, इसमें क्या है? विक्षिप्तावस्था। इसमें भी देखो रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण तो हैं। देखो, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है और सतोगुण भी है, लेकिन यहाँ पर जो सतोगुण होता है, सतोगुण कैसा होता है? सतोगुण यहाँ पर शायद मैं आपको दिखना में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा अपनी जो इमेज है उसको यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? सुप्तावस्था है, विक्षिप्तावस्था है। तो इसमें भी तीन गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन यहाँ पर जो सतोगुण है वह कैसा है? गौण है, अर्थात दबा हुआ है। और प्रधान कौन सा है? रजोगुण है और तमोगुण है। अब देखो, ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका स्वभाव कैसा होगा? एक तमोगुण वाला और रजोगुण वाला। कभी आलस्य करेगा, कभी जल्दीबाजी करेगा, कभी कहेगा कि मुझे सोना है, कभी कहेगा कि नहीं मुझे तो सोना नहीं है, मुझे तो ये कार्य करना है। तो ऐसा जिसका स्वभाव है, अर्थात कभी चंचलता को प्राप्त हो रहा है और कभी जड़ता को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो स्वभाव है, ऐसा जो स्वभाव है वह किसका होता है? विक्षिप्त अवस्था वाला होता है। हम व्यवहार में भी कहते हैं ना, हम योग के जितने भी स्टूडेंट हैं हम व्यवहार में भी कहते हैं कि इसकी जो बुद्धि है, यह जो मनुष्य है कैसी है? विक्षिप्त अवस्था में है। यह जो इसका जो स्वभाव है कैसा है? विक्षिप्त अवस्था वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना है विक्षिप्तावस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी जड़ता को प्राप्त हो रहा है, कभी रजोगुण, कभी कहता है कि मुझे ये कार्य करना है, कभी कहता है कि नहीं ये सब इस कार्य करने से क्या फायदा, छोड़ो ये सब कुछ छोड़ो, सो जाओ, नींद पूरी करो, इत्यादि जो स्वभाव होता है वह विक्षिप्तावस्था वाला होता है। अब देखो, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर जो आप देखो, मैंने आपको सभी के बारे में यहाँ पर बताया है। अगर जो आप जड़ता वाले हैं तो आपको मूढ़ अवस्था वाले हैं, ध्यान दें। अगर जो आप रजोगुण वाले हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? आप क्षिप्तावस्था वाले हैं। अगर जो आप रजोगुण और तमोगुण वाले हैं तो आप विक्षिप्तावस्था वाले हैं। ये आप स्वयं के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, स्वयं के ऊपर भी आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसका साथ ही साथ आप किसी को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है किस अवस्था वाला है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से आपको इसे देखना है। तो यहाँ पर हमने तीन के बारे में तो यहाँ पर जान लिया है। चौथा जो अवस्था आती है वह आती है एकाग्रता अवस्था, जिसमें कि सतोगुण प्रधान होता है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि गुण तीन हैं और सभी अवस्थाओं में सभी गुण होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक गुण प्रधान होता है तो अन्य जो दो गुण है वह कैसे होते हैं? गौण होते हैं। तो जो एकाग्रता अवस्था है इसमें तीनों गुण तो होते हैं, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, लेकिन इसमें सतोगुण प्रधान हो जाता है। सतोगुण प्रधान हो जाता है तो रजोगुण है और जो तमोगुण है वह कैसे हो जाते हैं? वह हो जाते हैं गौण, अर्थात वह दब जाते हैं। अब इस प्रकार वाला जो व्यक्ति होगा, अच्छा मैंने शायद आपको विक्षिप्तावस्था वाले जो व्यक्ति हैं इनकी जो
क्रियाशीलता है, इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या है, इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि आएगा, और कभी कभी क्या है, इनमें ये कार्य करें, वो कार्य करें हैं, इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनके मन में वो सब आती रहेंगी। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि तम का कार्य क्या है, जड़ता, और रज का तात्पर्य यानी कि रजोगुण का तात्पर्य क्या है, चंचलता। तो ये दोनों गुण विकसित अवस्था वाले होंगे, इनमें विद्यमान होंगे। तो जो एकाग्रता अवस्था है, एकाग्रता अवस्था में आपको क्या समझना है कि एकाग्रता अवस्था में जो गुण विद्यमान होता है वह होता है सतोगुण। अब देखो, सतोगुण जब प्रधान होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, साथ ही साथ अपना स्वयं का चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति होगा। और इतना ही नहीं, जो अपने जो उसकी जो योग मार्ग है या फिर कोई भी अगर जो साधना करता है तो उसमें कैसा होगा, उसमें आगे बढ़ने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वह कैसी हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। और ध्यान दें, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वह अगर जो किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ पर अगर जो अपनी वृत्ति को लगाते हैं तो वह वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। आपने कई विद्वानों के बारे में सुना होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कई सारे विद्वानों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप जानते भी होंगे, इसलिए मुझे कह करके कोई ज़रूरत भी नहीं है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो हनुमान जी का ध्यान करते थे तो उनकी पूंछ आ गई थी। तो क्यों? क्योंकि उनकी जो एकाग्रता है, जो उनकी जो बुद्धि है वह ऐसी एकाग्र हो चुकी है कि जिस पर वो ध्यान करते थे उस स्वरूप अपने आप में, अपना जो स्वरूप है उस प्रकार का धारण कर लेते थे। तो ये कब होगा, जब एकाग्रता, जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, जब हमारा सतोगुण बढ़ जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, यह जो अवस्था होती है कब प्राप्त होती है, जब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ये अवस्था कब प्राप्त होती है, जब, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, चित्त की 5 वृत्तियां, तो जब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब ये शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनका निरोध हो जाता है, तब हमारी एकाग्रता अवस्था हमें प्राप्त होती है, अर्थात सतोगुण हमारा प्राप्त होता है, सतोगुण हमारा विद्यमान होता है। अब ऐसी जो अवस्था वाले जो होंगे उनका जो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सबकी उनमें प्रधानता होती है। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये जो अवस्था होती है यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। कौन से? एकाग्रता अवस्था। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर कम समय में मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट जो 5वीं जो भूमिका है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो 5वीं जो अवस्था है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, निरुद्धावस्था। यह जो अवस्था होती है इसमें कोई भी गुण नहीं होता है, निर्गुण, गुणहीन हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि तीनों गुण होते हैं, सतरजतम होते हैं, प्रकृति है, शरीर है, तो तीनों होंगे। देखो यहाँ पर तीनों गुण होते तो हैं, लेकिन कैसे होते हैं, गौण होते हैं, दबे होते हैं। मनुष्य निरुद्धावस्था, निर्गुण में जीता है, वह कोई भी कार्य करे तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आपने पातंजलि योग सूत्र के अनुसार आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 4 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं वह कर्म कौन कौन से हैं, तो उनको हम यहाँ पर इसका सीक्वेंस यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर तैयार करते जाएंगे, तो आप इसको और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कैसी है, जो 5वीं जो अवस्था जो प्राप्त होती है, जो ऐसा जो साधक होता है जिसको निरुद्धावस्था की निरुद्ध, जिसको अवस्था जो प्राप्त हो चुकी है उसका जो गुण होता है वह गुणहीन हो जाता है, वह निर्गुण कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एकाग्रता के बाद ये जो अवस्था है यह प्राप्त होती है। इसमें विवेक ख्याति का पर वैराग्य के द्वारा भी निरोध हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था, मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि एकाग्रता अवस्था में क्या है, विवेक ख्याति का जागरण होता है सतोगुण के द्वारा एकाग्रता अवस्था। लेकिन अब क्या है, निरुद्धावस्था है। तो जो हमें जो विवेक ख्याति है वह भी क्या है, वह भी पर वैराग्य के द्वारा समाप्त हो जाती है, अर्थात वह भी कैसी है, वह भी अपने आप में क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका भी निरोध हो जाता है। किसके द्वारा? इस अवस्था के द्वारा या फिर पर वैराग्य के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ऐसी अवस्था वाला जो व्यक्ति होता है वह हम कह भी सकते हैं कि जो साधक है, जो मूल जो साधक है वह उसकी यही अवस्था होती है। और ऐसी अवस्था वाला जो व्यक्ति जो होता है वह मोक्ष का भागी होता है। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसी देखो एकाग्रता अवस्था भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो समाधि तो है ना, तो समाधि जिस व्यक्ति को समाधि प्राप्त है क्या वो मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
ये सब की सब क्या है, सिद्धियां हैं। आपने पातंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद में पढ़ा है। मैंने जब चैप्टर मैंने आप लोगों को चैनल पर दिया था, लेक्चर मैंने आपको दिया था, तो वहाँ पर मैंने प्रत्येक पाद में कौन कौन क्या क्या पढ़ने को हमें मिलता है तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो जो एकाग्रता अवस्था है या फिर यह जो है, यह क्या है, एक प्रकार से विभूतियां हैं। इनमें जो विभूतियां हैं, और अगर जो मनुष्य को जो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ये जो विभूतियां हैं, जो सिद्धियां हैं, इनका भी परित्याग करना पड़ता है, उनका भी त्याग करना होता है। तो ऐसी जो अवस्था है, जो निरुद्ध अवस्था, वह कैसे मोक्ष के भागी होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं काफ़ी अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अच्छे ढंग से इसको समझें। कोई भी अगर जो आपका डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने चैनल की ओर से जो 500 या फिर जो 1000 प्लस जो MCQ की जो बुक है वो आप लोगों ने किसी न आप लोगों ने परचेस कर ही ली होगी। लेकिन जिन्होंने परचेस नहीं की है, अगर जो आप चाहते हैं 500 या फिर 1000 प्लस कोई भी, अगर जो इनमें से कोई भी बुक अगर जो परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उनमें आपको काफ़ी सारे प्रश्नोत्तरी वहाँ पर मिल जाती हैं। लगभग एक में आपको 10 सब्जेक्ट से संबंधित, एक में आपको 15 प्लस सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। योग के सभी ग्रंथों में को मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अगर जो आपकी इच्छा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चित्त की जो 5 भूमिकाएं हैं वह मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दी हैं। आशा है आप लोग अच्छे ढंग से समझ भी चुके होंगे। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज है, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको लास्ट में प्रश्नोत्तरी सीरीज देता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। लेकिन उससे पूर्व हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसका फल क्या होता है। तो उसका फल है, महर्षि पतंजलि ने कहा था, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है या फिर जो दृष्टा होता है, वह कैसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये आपने इनके अनुसार, किसके, महर्षि पतंजलि के अनुसार देखा था, और महर्षि व्यास के अनुसार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं आपके जो ये प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं इनको आपको चेक करने वाला हूँ। प्रथम जो प्रश्न आप सभी के लिए है वह है, निम्नलिखित में से चित्त की भूमियों की संख्या है 2, 4 या फिर 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको अपना जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस प्रकार से सभी वीडियोज मैंने आप लोगों को चैनल पर दी हैं। साथ ही साथ जो चित्त की भूमियाँ हैं ये मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है। आशा है आप लोग इसका सही आंसर देने वाले हैं। जो भी आपका आंसर होगा वो मैं रीड करने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मूढ़ावस्था में गुण प्रधान होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 5 अवस्थाएं थी उनमें से एक मूढ़ावस्था भी थी। उसके मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाया है उसमें कौन सा गुण प्रधान होता है। तो ये आप लोगों को सही आंसर देना है। आशा है आप लोग इसका सही आंसर भी देंगे। इसका आंसर भी आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि मैं अच्छे ढंग से वहाँ पर आपके कमेंट्स वहाँ पर रीड करने वाला हूँ। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सुप्तावस्था में गुण प्रधान होता है, सतोगुण या फिर रजोगुण या फिर तमोगुण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सुप्तावस्था के बारे में पूछा है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इस अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सा गुण प्रधान होता है, कौन सा गुण वहाँ पर गौण होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको कि मैं रीड करने वाला हूँ। नेक्स्ट 4th प्रश्न यहाँ पर आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से मूढ़ावस्था में गुण गौण होता है, सतोगुण, रजोगुण या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ये प्रश्न मैंने आज के लेक्चर के हिसाब से आप सभी के लिए बनाए हैं, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आपने यहाँ पर सही ढंग से यहाँ पर तैयारी की है, आपने सही ढंग से ये जो लेक्चर है इसे देखा है। तो आशा है आप लोग इसका भी सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर पूछा है मूढ़ावस्था में कौन सा गुण गौण होता है। तो प्रधान और गौण के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। आशा है आप लोग इसका सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसी प्रकार से अन्य कई सारे लेक्चर्स आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। आप यहां पर कमेंट ना करें, आप डायरेक्ट आप चैनल पर जाकर के देखें। आपको अपने सब्जेक्ट से अनुसार काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑल यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों को चैनल पर हल करके दिए हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज मैंने आपको चैनल पर दी हैं। साथ ही साथ आप अगर जो चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, मेंबरशिप अगर जो आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप चैनल पर यहाँ पर जो ज्वाइन का बटन है इसको आप प्रेस करके आप लोगों को यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप अपने इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं।
आज का जो लेक्चर है मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप लोगों का यहाँ पर सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे हम फिर से एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर को यहाँ पर आप सभी के समक्ष यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।